भारत के अन्नदाताओं, दुग्ध उत्पादकों के साथ और मछुआरों के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज इस डील में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अमेरिका क्या चाहता है कि अगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट हम यूज करें तो वो भारत का करें। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डेड माना, तो इनके आरोपों में ज्यादा गंभीरता नहीं है। अमेरिका का अगर एलाइज के अलावा सबसे क्लोज पार्टनर है तो वो भारत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ इस वक्त गौरव वल्लभ, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं और बहुत अच्छा बिजनेस समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे लेकिन वो पास्ट हो गया। आजकल भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बिजनेस को समझने वाले चेहरों के तौर पर आप इनको देख सकते हैं। गौरव वल्लभ साहब, प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के नमस्कार। लिए। ट्रेड डील साइन हुई है, ये चर्चा मैं उसी पे करना चाहता हूँ। भारत के लिए अमेरिका की जो डील थी, जो रुकी पड़ी थी इतने महीनों से, वो अब साइन होने की बात आ गई है। 50% से घटकर 18% पर टैरिफ की बात आई है। ये कितनी बड़ी सक्सेस के तौर पर आप इसको देखते हैं? देखिए, इसको दो तीन पर्सपेक्टिव से हमें सुमित जी देखना चाहिए। पहला, अगर हम ये देखें कि अमेरिका ने दुनिया के दूसरे देशों पर क्या टैरिफ लगाया, तो अमेरिका के अगर एलाइज छोड़ दे, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ईयू के कुछ देश, तो अगर हम उनको हटा दें तो उस दुनिया में सबसे कम टैरिफ अमेरिका ने भारत पे लगाया। जी। अगर हम जापान, साउथ कोरिया, यूके और यूरोप के ईयू ईयू के देश, क्योंकि हम उनको एलाइज कहते हैं, तो अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि दुनिया में उसके एलाइज के अलावा अगर उसके कोई सबसे नजदीक है तो वो भारत देश है, पहली चीज। दूसरा, जो हमारे एक्सपोर्ट सेंट्रिक, क्योंकि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अमेरिका से एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा होता है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भाषा में कहें तो अगर हमारा टोटल बिजनेस फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड 100 रुपए की होती है, तो लगभग 20 रुपए की इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिका से होती है। तो 20% हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ही देश पर फोकस्ड है, वो है अमेरिका। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं अमेरिका को? टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, और छठा हैवी इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट। इन इन सारे प्रोडक्ट्स में हमारे कंपटीटर कौन है? जैसे टेक्सटाइल में बांग्लादेश है, फार्मास्यूटिकल्स में थाईलैंड है, मलेशिया है, फिलीपींस है, लेदर प्रोडक्ट्स में। उन सारे देशों में जो टैरिफ है, जैसे बांग्लादेश में टैरिफ 20% है, फिलीपींस का 21% है, थाईलैंड का 23% है, वियतनाम का 20% है, तो वहां पर टैरिफ हमारे से ज्यादा है। तो अर्थात अमेरिका क्या चाहता है कि अगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट हम यूज करें तो वो भारत का करें, क्योंकि अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट बांग्लादेश बना रहा है तो अमेरिका में उसकी कीमत होगी 120, और वही 100 रुपए का प्रोडक्ट भारत में बन रहा है तो अमेरिका में उसकी कीमत होगी 118 रुपए। तो एक्सपोर्ट का हमें बड़ा मार्केट मिलेगा। एमएसएमई जो थोड़ी सी सुस्त हुई थी इस टैरिफ के, रेसिप्रोकल टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद, उनको बड़ी ताकत मिलेगी। और जो बजट में एमएसएमई की अनाउंसमेंट है, भले 10,000 करोड़ का इक्विटी फंड हो, भले वो लिक्विडिटी के लिए व्यवस्था टीआरईडीएस के तहत की गई हो, भले वो कॉरपोरेट मित्रों के प्रयोजन के बाद माइक्रो एंटरप्राइजेस की हैंड होल्डिंग की बात हो, उसको ताकत मिलेगी। तो मैं ये कहूंगा कि एक वीक पहले, एग्जैक्टली एक वीक पहले 27 जनवरी को मदर ऑफ ऑल डील हुई। आज एक ऐसी डील हुई और मुझे लगता है कि दो देशों के बीच सबसे बड़ी एक डील आज के दिन हुई है। 7 दिन पहले एक ग्रुप के साथ भारत की हुई, जिससे दुनिया की 25% जीडीपी प्रभावित हो रही। आज अमेरिका के साथ एक विन विन सिचुएशन है। और अगर आप मेरे से एक सवाल, आपका आंशिक रूप पे से एक आपने सवाल पूछा था कि भाई इसका क्या अर्थ है, जिस जिस मैच्योरिटी से सुमित जी भारत ने इस डील को आगे ले गया। भारत ने कोई रेसिप्रोकल जवाब तलब नहीं किया। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारत ने, रेजिलियंस एक शब्द है, मैच्योरिटी एक शब्द है, डेप्थ एक शब्द है, उसके साथ इस डील को आगे लेके गया। और अमेरिका ने इस चीज का रेस्पेक्ट किया। और कल रात को ये डील, जो इंडो यूएस डील जो साइन हुई, जिस पर सहमति बनी, वो एक ऐतिहासिक कदम है।
आप तो आर्थिक परिषद के सलाहकार भी हैं, मेंबर उसके सलाहकार भी हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा दो चीजें आपसे। पहली चीज तो ये, आपने ईयू की डील की बात की और अमेरिका के साथ डील की बात की। मुझे पहले समझाइए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर और डेयरी, जो सबसे अधिक हमारे लिए चिंता की बात थी अमेरिका के साथ कोई भी डील करने में, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब अमेरिका से आने वाला डेयरी का सामान या एग्रीकल्चर का सामान वो हमारे किसानों के द्वारा पैदा किए गए किसान के मुकाबले ज्यादा सुलभ होगा, ज्यादा सस्ते में मिलेगा। ऐसे में हमारे किसानों के हितों के साथ अनदेखी तो नहीं हो जाएगी? कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस बात को कहा है आज। सुमित जी, एक लाइन में उत्तर दूंगा और फिर विस्तार से उत्तर दूंगा। भारत के अन्नदाताओं, दुग्ध उत्पादकों के साथ और मछुआरों के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज उनके इंटरेस्ट के साथ इस डील में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब सुमित जी, एक एक कल रात को 11 बजे, 10:30 बजे हमने एक इस डील के बारे में सुना। अब इस डील की जो एक्चुअल जो डिटेल्स हैं वो अब आगे आने वाले एक आध दिनों में आने वाली है। जी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस पे आपको विस्तृत जानकारी देंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस पे विस्तृत जानकारी देंगे। रही बात किसानों का, पुनः कहता हूं, दुनिया की कोई ट्रेड डील में भारत के किसान, भारत के मछुआरे और भारत के दुग्ध उत्पादक और डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो तो सकता, और तो नहीं तो हुआ है। तो जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है, रणदीप सुरजेवाला का लंबा चौड़ा ट्वीट है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सदन में कहा, क्या बगैर किसी निटी गिटीज के सामने आए ऐसे ही बोल रहे हैं वो लोग? आप ये बताइए सुमित जी, इन्हीं लोगों ने डील जब रेसिप्रोकल टैरिफ हुआ तो प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या अपशब्दों का प्रयोग किया, क्या क्या बातें नहीं कही, पर प्रधानमंत्री जी ने उतनी ही मैच्योरिटी से, उतनी ही डेप्थ, उतनी ही गंभीरता के साथ अपने अमेरिका और भारत के रिश्तों के ऊपर कोई टिप्पणी किए बिना कल देश के सामने रिजल्ट रख दिया कि अमेरिका का अगर एलाइज के अलावा सबसे क्लोज पार्टनर है तो वो भारत है। क्या क्या नहीं बोला इन लोगों को। अब जिन लोगों को, सुमित जी, आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, क्या आप दुनिया के किसी अर्थशास्त्री से पूछेंगे और वो भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोलेगा? पर कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि 7.4% की ग्रोथ को डेड माना उन्होंने, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डेड माना। तो इनके आरोपों में ज्यादा गंभीरता नहीं है। कल जब इसकी डिटेल सामने आएगी सुमित जी, तो ये अपने ट्वीट डिलीट कर देंगे, और नहीं करेंगे तो इनको कोई गंभीरता से ले भी नहीं रहा। इसलिए जी। क्योंकि ये, अगर कोई व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि कोई ट्वीट करता है, कोई बात लिखता है, तो उसका कोई आधार तो होना चाहिए उसके पास। जी क्या आधार बिल्कुल। है? क्या उन्होंने एग्रीमेंट पढ़ा? क्या एग्रीमेंट की कॉपी उनके पास है? सिर्फ हवा हवाई बातें। क्योंकि अब आपको 50 से 18%, मतलब 32% की कमी हो गई टैरिफ में। अब गालियां मोदी जी को व्यक्तिगत दी थी, अब क्या मुंह दिखाएं? तो अब एक नया शगुफा छोड़ दिया, पर एक एक। नया एक और शगुफा। सुमित जी, आपको बताता हूं, जी। आपको जरूर पता होगा, और मुझे लगता है आपका अगला सवाल कि फलाना देश से अब तेल खरीदेंगे कि नहीं, फलाना देश से तेल खरीदना बंद नहीं, हुआ है मैं, कि नहीं। चलिए, आप ही ने जिक्र कर दिया, ये सवाल मेरा बाद में आता, पर आप पहले ले आए। ये बताइए गौरव भाई, रशिया के साथ हम तेल ले रहे हैं आज की डेट में या नहीं ले रहे हैं? और अगर देखिए, अगर अगर हम अमेरिका को खुश करने के लिए रशिया से तेल लेना बंद कर रहे हैं, तो क्या एक मजबूत सहयोगी जो इस वक्त में हमारे साथ रहा बीते 75 साल की राजनीतिक दुनिया में, उसको हम खोने तो नहीं जा रहे? देखिए, मैं पुनः कहता हूं, भारत अपना निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के जो हित में होता है वो निर्णय भारत करता है। अब ये कि भैया तेल कहां से खरीदोगे, इसका उत्तर सुमित जी बिल्कुल सिंपल है। आप मुझसे पूछो गौरव भाई, आप अपने घर के लिए आटा कहां से या गेहूं कहां से लेके आओगे? जहां पे मुझे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस पे मिलेगा, वहां से लाऊंगा।
तो मैं इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। तो क्या तेल खरीद रहे हैं तो क्या रशिया हमें? से बेस्ट नहीं मिल रहा था जो आपको मैं वेनेजुएला जाना मैं पड़ा? आपको कह रहा हूं ना अभी। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि रशिया से हमने बंद कर दिया। मैंने ये भी नहीं कहा कि हम बंद करेंगे। हम रशिया से तेल खरीदा, डंके की चोट पे खरीदा। दुनिया के सामने हमने कहा कि रशिया हमारा भाई है। हमने कोई छुपाया थोड़ी। पर हम हमारे देश के लोगों के इंटरेस्ट के अनुसार निर्णय करते हैं और करते रहेंगे। तो जो देश के हितों के लिए, जो देश के एक्सचेकर के लिए सबसे रीजनेबल होगा, और सबसे रीजनेबल मींस बेस्ट क्वालिटी एट द मोस्ट ऑप्टिमल प्राइस, दिस इज एज सिंपल एज दिस। हम वहां से तेल आगे खरीदेंगे। अभी तक हमने रशिया से खरीदा है, कोई छुपा के थोड़ी खरीदा है, अभी दुनिया खरीद के रहे हैं कि नहीं सामने खरीद रहे? खरीदा है। अभी खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, क्या स्थिति है? वो पहले कितना मैं लेते थे और अब कितना लेते हैं, अगर आप वो डेटा देखिए, दें। ये मैं मेरे पास अगर डिटेल जानकारी नहीं है तो सुमित जी मैं हवा में तीर नहीं मारूंगा। क्योंकि मैं कांग्रेस नेता की तरह स्टेटमेंट दे दूं और उसका कोई अर्थ नहीं हो, वैसी बात नहीं करूंगा। मेरे पास जानकारी नहीं है, पर एक जानकारी जरूर है कि हमने हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में जो था तो हमने रशिया से तेल खरीदा, और दुनिया से छुपा कर नहीं, दुनिया को बताकर खरीदा। आगे भी हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में जो निर्णय होंगे उसे हम निरंतर लेते जाएंगे। अब आप ये भी मुझे समझा दीजिए, वेनेजुएला से लेना और इतनी दूर से इंपोर्ट करना, वहां से यहाँ तक ले एक्सपोर्ट करना, वहां से यहाँ तक लेकर आना, ये ज्यादा खतरनाक है या रशिया से ज्यादा, जो कि बगल में देखिए है हमारे? सुमित जी, मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ। जी। जो क्रूड ऑयल होती है ना, उनमें भी क्वालिटीज होती है। कुछ क्रूड ऑयल हार्ड ऑयल्स कहलाते हैं, कुछ देशों के क्रूड ऑयल सॉफ्ट ऑयल्स कहलाते हैं। कुछ रिफाइनरीज ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर तरह के क्रूड ऑयल को ही रिफाइन कर सकती है। कुछ रिफाइनरीज यूनिवर्सल रिफाइनरीज होती है। कुछ रिफाइनरीज सिर्फ एक पर सॉफ्ट क्रूड ऑयल्स को ही रिफाइन कर सकती है। जी। तो ये कि भाई वहां की लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। तो मैं आपको कह रहा हूं ना, हमारे को जो हमारे पोर्ट पर, देश के पोर्ट पर बेस्ट क्वालिटी एट द बेस्ट प्राइस होगा, हम उसी से तेल खरीदेंगे भविष्य में। दिस इज एज सिंपल एज दिस। पर आप क्या करोगे अब? सुमित जी, मेरे पास तो अभी ना तो वेनेजुएलन प्राइसेस कोट हुई है, ना मेरे स्क्रीन पे रशियन प्राइसेस है, ना मैं अधिकृत हूं उस बारे में बोलने के लिए। पर एक चीज जरूर कहूंगा, इंडिया के हितों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जहां से हमें बेस्ट ऑयल एट द मोस्ट ऑप्टिमल प्राइस मिलेगा, हम वहां से क्रूड निरंतर खरीदते जाएंगे या चेंज करेंगे। एक आखिरी सवाल और वो ये कि ये ट्रम्प साहब अनाउंस करते हैं भारत के बिहाफ पर कि वो अब वेनेजुएला से तेल लेगा, रशिया से नहीं लेगा। इससे इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो सुमित जी, मेरे प्रधानमंत्री के ट्वीट्स पे, उनके वक्तव्यों में, मेरे आर्थिक सर्वे पे, मेरे जीडीपी पर मेरा ज्यादा ध्यान है। दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं? दुनिया के, अमेरिका के अंदर ही कई जो सेक्रेटरीज हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त ट्रेड डील हुई है। कुछ सेक्रेटरीज ये कह रहे हैं अमेरिका के अंदर ही कि किसी भी प्रकार का समझौता भारत झुका नहीं, भारत ने 1-to-1 अंडरस्टैंडिंग से डील करी है। अब कई लोगों की एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है। जैसे सुमित जी, आप और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। आप मुझे नहीं, मैं बहुत ज्यादा लोगों से जा जाके मिलना करना मेरी आदत नहीं है। पर एक ऐसे भी आप लीडर्स को जानते हो जो बहुत ज्यादा मिक्सअप होते हैं, सोशलाइज होते हैं, जो एक दूसरे के घर में भोजन के लिए बुलाते हैं। ना तो मैं बुलाता हूं ना जाता हूं, तो वो मेरी आदत है। तो हर व्यक्ति की एक अलग लीडरशिप स्टाइल है। ट्रम्प साहब की एक स्पेसिफिक लीडरशिप स्टाइल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अलग है। तो ट्रम्प साहब ने अगर किसी चीज का अनाउंसमेंट किया है तो वहां के सिटीजन्स उसके बारे में चर्चा करें। ना तो मैं उनका वोटर हूं, ना मैं उनका टैक्स पेयर हूं, ना मैं आगे आने वाले समय में उनका वोटर बनना चाहता हूं। मैं भारत देश में ही रहना चाहता हूं। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास करता हूं, जिन्होंने कहा कि भारत के अन्नदाताओं के साथ कोई समझौता नहीं, जिन्होंने कहा कि हमने 18% पे टैरिफ ला दिया, जिन्होंने ये कहा कि
7 दिन पहले ईयू के साथ डील हुई, आज अमेरिका के साथ डील हुई। तो मेरा विश्वास तो यहां से है। अब मान लो अगर 3 सेकंड पहले सुमित जी आपने ट्वीट कर दिया मेरे से 3 सेकंड पहले, तो क्या आप ज्यादा जानकार हो? ये कोई फास्टेस्ट फिंगर राउंड थोड़ी खेल रहे हो कि भाई जो सबसे पहले बटन दबाएगा वो जीतेगा। मुझे लगता है थोड़ी गंभीरता लोगों को और विपक्ष को भी रखनी चाहिए, जो इस तरह के बेतुकी बातें करते हैं कि 3 मिनट पहले ट्वीट कर दिया। अरे भाई, हम कोई केबीसी नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर जहां पे सबसे पहले जो बटन दबाएगा वो जीतेगा। हम यहाँ पर देशों के 140 करोड़ देशवासियों के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और गंभीरता से बात कर रहे हैं। और हर व्यक्ति की, मैंने कहा, एक लीडरशिप स्टाइल होती है, उस पर टिप्पणी करना। मैं भारत के लीडर्स पे टिप्पणी कर सकता हूं क्योंकि मैं उनका करदाता हूं, मैं उनका वोटर हूं और मेरा भविष्य उनके निर्णयों पे टिका हुआ है। पर जी मैं अमेरिका, वेनेजुला, इजराइल, ईरान के लोगों पर, लीडर्स पर निर्णय करना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आपने आपने गौरव भाई ये बोल ही दिया, तो अब सेक्रेटरी ब्रुक और रोलिंस का जो ट्वीट है उस पर आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वहां के नहीं, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो लिखा कि वहां के किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा हो गया है। अब सुमित जी, उन्होंने किस माइंडसेट से वो ट्वीट किया, वो तो सुमित अवस्थी विद सेक्रेटरी एग्रीकल्चर का डिस्कशन हो। मैंने पढ़ा सुमित जी, आप अच्छा सही कह रहे। मैं मेरी जानकारी में है, आप अच्छा। गलत नहीं बोल रहे। पर उनकी क्या अंतर्भावना है, क्यों लिखा, वो तो वही बता सकते हैं। पर भारतीय होने के नाते मैं ये जरूर कह सकता हूं, और 100%, 99.9 नहीं, 100% प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट संदेश, जब टैरिफ के ऊपर डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने देश के नाम अपने संबोधन में भी कई बार ये बात दोहराई कि देश के अन्नदाताओं, देश के मछुआरों और देश के दुग्ध पालकों के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी डिस्कशन या ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जब निटिगिटी सामने निकल कर आए तो जो बातें आपने आज बोली हैं हम फिर उसके बाद आपके साथ जुड़े और फिर इसका विश्लेषण कर सके। थैंक यू सुमित जी। थैंक यू, थैंक यू। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।